Assalamu alaikum viewers, this is Ali Fawad, your horse riding mentor. So I am in Germany right now. यहाँ पर 2 स्टार कंपटीशन हो रहा है और ये इवेंटिंग का कंपटीशन है। इवेंटिंग क्या चीज़ है? इवेंटिंग जैसा कि नाम से जाहिर है ये कोई इवेंट है, ठीक है? कुछ चीज़ों को मिलाकर एक इवेंट क्रिएट किया। सो ड्रेसाज यानी कि एक्यूरेट राइडिंग एक अलग सब्जेक्ट है, जंपिंग हम जानते हैं, शो जंपिंग एक अलग सब्जेक्ट है। इसी तरह क्रॉस कंट्री एक अलग सब्जेक्ट है। क्रॉस कंट्री का मतलब ये है कि बड़ा सा ट्रैक होगा, उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स लगे होंगे, राइडर्स भाग रहे होंगे, ऑफ कोर्स घोड़े पर भाग रहे होंगे और वो ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको क्रॉस करेंगे। सो इन तीनों डिसिप्लिन्स को जब हम मिला देते हैं तो हम इसको इवेंटिंग कहते हैं। इवेंटिंग यूरोप में बहुत पॉपुलर है क्योंकि इससे घोड़े की तमाम कैपेबिलिटीज़ का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि वो घोड़ा ड्रेसाज में कितना अच्छा है, वो हाई जंप्स कितनी अच्छी कर सकता है और क्रॉस कंट्री में बड़े बड़े डिस्टेंसेस में ज़्यादा स्पीड के साथ छोटे और सॉलिड जंप्स के होते हुए वो कैसा परफॉर्म करता है। तो तीनों का एक आपको एक इम्तिजाज मिल जाता है। इवेंटिंग में जब क्रॉस कंट्री की हम बात करते हैं तो इसमें जो तीनों डिसिप्लिन हैं, चाहे वो ड्रेसाज है, चाहे वो शो जंपिंग है, चाहे वो क्रॉस कंट्री है, इन तीनों की कोई ऑप्टिमम या बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल नहीं हुआ करता। ये बेसिक है। ड्रेसाज का भी बेसिक है, जंपिंग का भी बेसिक है। यानी कि जंपिंग में अगर शो जंपिंग की हम स्पेसिफिकली बात करें तो 165 170 तक हाइट चली जाती है। यहाँ हम 120 130 तक प्ले करते हैं। इसी तरह ड्रेसाज में हम प्याफ या ड्रेसाज या कोई जो डेलिकेट किस्म की मूवमेंट्स हैं हम उनको डील नहीं करते, बेसिक चीज़ों को डील करते हैं। यही चीज़ हम क्रॉस कंट्री में करते हैं। तो आज मैं आपकी स्पेशल मुलाकात कराना जा रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल हमारे भाई से। हिज नेम इज़ अवैस डार। ही इज़ लिविंग इन जर्मनी सिंस more than a decade now और यहाँ पर एक मल्टी टैलेंटेड हमारे सामने एक पर्सनैलिटी मौजूद है। सो वील टॉक अबाउट हिम, वील टॉक विद हिम कि ये हमें बताएंगे अपने हॉर्स राइडिंग के करियर के बारे में एंड वील टॉक अबाउट हिज हॉर्समैनशिप स्किल्स जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। सो अवैस डार, मैं जर्मनी में 18 साल से रह रहा हूँ और घोड़ों का शौक़ मुझे बचपन से है क्योंकि मेरे जो दादा थे वो प्रोफेशनल जॉकी थे और जो रेस से पाकिस्तान में जो वाकिफ़ हैं वो उनके नाम से अभी तक मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो इसलिए यहाँ से मुझे शौक़ पड़ा घोड़ों का और हॉर्समैनशिप का। सो अवैस भाई, आप एक हॉर्समैनशिप के सफ़र पर चल पड़े हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि अभी ये इस वक्त ट्रेनिंग में है एंड ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल शोज़, यानी कि ये ग्रीन फ्लैग को हमारे कैरी करेंगे इंशाल्लाह जर्मनी में। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनके पास एक रजिस्टर्ड घोड़ा है, ये खुद भी इंशाल्लाह रजिस्टर हो रहे हैं और ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन कपल ऑफ मंथ्स। ये कोई ज़्यादा दूर, कई दिन की बात है, बस कोई ज़्यादा दूर बात नहीं है। सो अब आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, आप यहाँ हॉर्समैनशिप स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर जो हॉर्समैनशिप चल रही है, हॉर्सेस को लेकर जिस तरह एथलीट्स का बिहेवियर है, जिस तरह ग्रूम्स का बिहेवियर है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर भी इन एरियाज़ के अंदर वो कौन सी इम्प्रूवमेंट है जो कि आपके ख्याल से होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में जो घोड़े यूज़ किए जाते हैं या जो स्पोर्ट्स वहाँ पे मतलब है वो है ज़्यादातर रेसिंग की। उस हिसाब से ही, रेसिंग के हिसाब से ही घोड़े ट्रेन होते हैं और रेसिंग के हिसाब से ही जो उनके जो ग्रूमर्स होते हैं वो उनको घोड़ों को ग्रूम करते हैं और घोड़ों को काम देते हैं और ख़ुद भी सीखते हैं। तो इसीलिए और ये जो शो जंपिंग, इवेंटिंग, ड्रेसाज, ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट है। ये डिफरेंट किस अंदाज से है? ये डिफरेंट इस अंदाज से है कि जो जिस तरह घोड़े ने खाली सीधा भागना है रेस में, यहाँ पे घोड़े ने सीधा रेस में नहीं भागना। घोड़े ने आगे भी भागना है, घोड़े की बॉडी की मूवमेंट, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो तेज़ और शार्प टर्न्स ले सके। घोड़े की जो जंपिंग, जब जिस तरह घोड़ा जब पीछे वाली टांगों से ज़्यादा अपनी बॉडी मूव करेगा तो वो उतना अच्छा जंप कर पाएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट घोड़े का हाइंड क्वार्टर है, हाइंड क्वार्टर से ज़्यादा मूवमेंट हो, यानी exactly. के जो बैक है, बैक लेग्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा, जैसा कि हम लेफ्टी या राइटी होते हैं ना जी, राइट हाथ से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह हमने घोड़े को ट्रेन करना होता है कि वो अपना पिछला हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल करे, ड्रेसाज में भी, जंपिंग में भी और
क्रॉस कंट्री में भी। तो ये वो चीज़ है जो कि डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एथलीट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर एथलीट घोड़े को ना सिर्फ ये कि राइड कर रहा है, उसको ट्रेन भी कर रहा है, उसको पाल भी रहा है, वही उसका ग्रूम है, वही। जबकि हम अपने सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि वहाँ पर राइडर सिर्फ राइड कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से राइड करने से जो पहले की वर्कशॉप है, पहले का जो हिस्सा है, ग्रूमिंग, ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, ये कैसे इफेक्ट कर सकती है इंसान की, एक एथलीट की एरिना के अंदर परफॉर्मेंस? देखिए, राइडर बनना जो है ये एक लाइफस्टाइल है। ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं लाइफस्टाइल है। सी, राइडर बनना एक लाइफस्टाइल है। आपको वो ज़िंदगी जीनी पड़ती है अगर आपको अच्छा राइडर बनना हो तो। आपको ए से लेके जेड तक सब पता होना चाहिए। घोड़े को ग्रूम कैसे करते हैं, घोड़े का ख्याल कैसे रखते हैं, घोड़े को शूज़ कैसे पहनाते हैं, कैसे शूज़ होने चाहिए, और घोड़े की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, घोड़े को सर्दी में कैसे रखना है, गर्मी में कैसे रखना है, पैडॉक पे कैसे छोड़ के आना है, उसके बॉक्स में क्या सामान होना चाहिए, क्या उसका जो वो खाता है वो उसमें आपको उसमें आपने उसको क्या खिलाना है। तो ये एक लाइफस्टाइल है। ये आप शुरू होते हैं जब आप ज़्यादातर जो जर्मनी में जिस तरह मतलब लोग करते हैं, वो 5-6 साल से बच्चे को घोड़े पे बिठा देते हैं। तो जब वो पहले घोड़ों के स्कूल में पहले पोनीस पे बैठता है, फिर पोनीस से सीखता है, पोनीस के साथ कंपटीशन लड़ता है बच्चा, पहले छोटे छोटे जंप्स करता है। उसके बाद फिर उसके अम्मा अब्बा उसको बड़ा घोड़ा लेके देते हैं जब वो 12, 13, 14 साल का हो जाता है। तो इसी हिसाब से अब जब वो 5 साल से 15 साल तक होता है तो वो इतना ट्रेन हो गया होता है कि हमारे मुल्क में जो एक ग्रोन अप मैन है उसको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी उस बच्चे को होती है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल से टास्क लेकर आते हैं और आकर हॉर्सेस के साथ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। सो दे नो राइट अवे के घोड़े को बेसिक डाइट से लेकर, उसकी ग्रूमिंग से लेकर, डेली स्टेबल रूटीन से लेकर और आगे ट्रेनिंग से लेकर किस तरीके से घोड़े को की अपब्रिंगिंग करनी है। ओके, कमिंग टू हॉर्सेस ट्रेनिंग, जैसा कि अब पाकिस्तान में हमारे पास या और इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली बांग्लादेश में भी हमारे पास जो ब्रीड्स अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं बुनियादी तौर पे? ऑफ कोर्स यू कैन इंपोर्ट अंडलूसियन ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन जाहिर बात है अगर आप एक बकरे को भी रहीम यार खान से लाहौर लेकर जाएंगे ना तो उसकी ग्रोथ के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ से घोड़े इंपोर्ट करके पाकिस्तान लेकर जाते हैं तो यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वेदर उनको देना पड़ेगा कई नस्लों तक, तब जाके वो घोड़े वहाँ से क्लाइमेटाइज होंगे। ऑफ कोर्स वी नीड इट इवेंचुअली, बट एक घोड़ा जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल वो थॉरोब्रेड है या वो देसी है या वो देसी थॉरोब्रेड का मिक्सचर है, अरेबियंस और थॉरोब्रेड का मिक्सचर है, जो भी इस वक्त अवेलेबल है, हाउ डू यू थिंक के इन घोड़ों को कैसे, क्या ये घोड़े फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसाज, शो जंपिंग और इन स्पोर्ट्स के लिए यूज वर्दी हैं? देखिए, हमारे मैंने जो घोड़े मैं टीवी पे देखता हूँ ना, जिस तरह वो घोड़े डांस कर रहे होते हैं, जो घोड़ा डांस कर सकता है उसकी बॉडी की मूवमेंट, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी की मूवमेंट अच्छी है, मगर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आपको ड्रेसाज राइडर चाहिए, ड्रेसाज ट्रेनर चाहिए, उस पर बैठ के जब वो घोड़े को एक्सरसाइज करवाएगा तो वो फिर आपको पता लगेगा कि वो घोड़ा ड्रेसाज कर सकता है या नहीं। मगर मेरा आइडिया, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वो ये कहता है कि बिगिनर्स का ड्रेसाज और जंपिंग पाकिस्तानी ब्लड घोड़ा है या इंडियन ब्लड घोड़ा है, जिस तरह मारवाड़ी हो गया, मारवाड़ी, और या ये मेरे हिसाब से कर सकता है। यानी कि अभी हमें अपने ही रिसोर्स को एक्सपीडाइट करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर देखिए, वेदर, ये जर्मनी का वेदर तो थोड़ा ठंडा हो गया ना, फ्रांस का भी सर्दियों में ठंडा वेदर है, मगर आपको इटली में गर्मी पड़ती है, स्पेन में गर्मी पड़ती है, यहाँ पर भी घोड़े रहते हैं और यहाँ पर भी घोड़े सर्वाइव करते हैं। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि वेदर का इतना मसला नहीं है, आपकी जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन में आप घोड़े को पाकिस्तान में रखते हैं या इंडिया में रखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। फैंटास्टिक। ओके, एक घोड़ा है फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि, क्योंकि मुझे एक ट्रेनर ने कहा कि जी जितना आप घोड़े को सही फाउंडेशंस पर तैयार करेंगे, जितना आप उसको डेवलप करेंगे, एज दे से कि गुड हॉर्सेज आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, तो जितना आप उसको सही तरीके से तैयार करेंगे उतना घोड़े की लाइफ बढ़ जाएगी।
यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर 22 ईयर्स 23 ईयर्स 25 ईयर्स तक के हॉर्सेस जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ 15 साल के बाद घोड़ा जो है वो यूज़ वर्दी नहीं रहता। 15 भी मैं बड़ी मतलब खुले दिल का मुजाहरा कर रहा हूँ। आफ्टर 10 जो है हॉर्स जो है वो एक एथलीट हॉर्स नहीं रहता। आपके ख्याल से वो क्या गलती है वहाँ जो हो रही है कि हमारे हॉर्सेस की लाइफ बढ़ जाए? ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से हम कैसे, वो क्या मिस्टेक है जो कि हम वहाँ कर रहे हैं कि वहाँ के हॉर्सेस भी एक लंबी लाइफ, एक एथलेटिक लाइफ जी सकें? देखिए यहाँ पर घोड़े की जो एथलेटिक लाइफ है वो शुरू ही 10 साल में होती है। एक 9 से 10 साल का घोड़ा सबसे बड़े 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 शोज़ में जाता है, जो जहाँ पे वो अपनी पीक पे जंप करता है। इसका मतलब है कि आपने घोड़ा अपनी टॉप परफॉर्मेंस में है 10 साल में, जब वो 10 साल का होता है, जबकि वहाँ वो रिटायर हो जबकि वहाँ वो रिटायर हो रहा है। अच्छा, मसला क्या है कि घोड़े को आप रख कैसे रहे हैं? अगर आपने घोड़े के पैर में वो उसको बांधा होगा ताकि वो हिले नहीं, तो वो कहाँ उसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है? उसको मूवमेंट चाहिए, उसको बॉडी की मूवमेंट चाहिए, उसको सही खाना चाहिए जो वो खाता है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जब आप राइड कर रहे हो तो आप उसकी बैक में जंप नहीं करो। अगर आप उसकी बैक पे उछलोगे, उसके बैक के मसल्स ख़राब होंगे, उसकी बैक की कमर की हड्डी ख़राब होगी, तो वो कैसे जंप करेगा? अच्छा, जब आप घोड़े को जब राइड कर रहे हो या आप घोड़े को लॉन्च कर रहे हो, तो उसकी आगे की नेक की पोजीशन क्या है, उसका जो फेस है उसकी पोजीशन क्या है, ये बहुत मैटर करती है। ताकि जितनी वो पोजीशन आगे से मतलब राउंड शेप में होगी, उतना उसकी बैक की एक्सरसाइज ज़्यादा होगी। तो ये बहुत चीज़ें, ये मेन चीज़ें जो मैटर करती हैं घोड़े की हेल्थ पे, कि वो उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। तो अगर मैं इसको रीफ्रेज करूँ, आप मुझे करेक्ट करें कि एक तो घोड़े को पाला कैसे जा रहा है, स्टेबल में उसकी हॉर्स बोर्डिंग कैसे हो रही है, उसकी अपकीपिंग कैसे हो रही है। एक तो वो एलिमेंट आ गया कि वो हॉर्स वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप, क्योंकि घोड़ा जो है वो बुनियादी तौर पर नेचुरली कोई राइडर को बिठा कर चलने के लिए तो नहीं बना था ना। बुनियादी तौर पर तो ये हर्ड एनिमल था, जैसे ज़ेब्रा है या गधा है। एग्जैक्टली। तो अब घोड़े की ट्रेनिंग कुछ इस अंदाज से करनी होती है कि वो इंसान का बॉडी का वजन ले सके। एग्जैक्टली। लिहाजा आपने हाइंड डेवलप करनी है, आपने टॉप लाइन डेवलप करनी है, वो मसल्स डेवलप होंगे ताकि वो वजन को बेयर कर सके। जितना वो वजन बेयर कर सकेंगे उतना हॉर्स हैप्पी रहेगा, कोई आगे टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब इन बातों को लेकर एक घोड़ा है जो कि पैदा हो गया, अब वो फोल है, स्टेज दर स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, हर उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर उसकी ट्रेनिंग को लेकर हमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, एक घोड़ा जो है जो पैदा हुआ, अब 6 महीने तक वो दूध पिएगा, उसके बाद वो ट्रेनिंग में कब आएगा? ये क्या क्या तदरीज है, कौन कौन से इसके मराहिल हैं ट्रेनिंग के, कि वो कब एरिना में आएगा और फिर किस स्टेज पर वो क्या एक्टिविटी करेगा? जैसा कि आपने कहा कि वो 9-10 साल की उम्र में वो प्रॉपरली परफॉर्म करता है, तो राइट फ्रॉम हिज बर्थ टू द एरिना, टू 10 क्या स्टेज ट्रेनिंग की क्या स्टेजेस है? देखिए, जहाँ तक आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में घोड़े की ट्रेनिंग रेस के हिसाब से कब शुरू होती है? 1.5 साल में। क्यों? उस घोड़े ने सीधा भागना होता है, उसको उसकी मसल उसकी जो जॉइंट्स होते हैं उसको जो इतने वो मजबूत होने की ज़रूरत तो होती है, मगर वो रिस्क लेते हैं। यहाँ पर जंपिंग में एक घोड़े की बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसने खाली सीधा नहीं भागना। तो ये एक तो डिपेंड करता है घोड़े के ऊपर भी कि घोड़ा बड़ा कितना है। जितना बड़ा घोड़ा होगा उसको उतना ज़्यादा टाइम चाहिए अपनी बॉडी डेवलप करने में। मगर बेसिकली 3 साल की उम्र में घोड़े को आप अब जो ग्रास से लेकर आते हैं स्टेबल के अंदर, यानी कि उससे पहले घोड़े ने फील्ड में रहना है। बिल्कुल। और 3 साल की उम्र में घोड़े ने स्टेबल में आना है। एग्जैक्टली। तो 3 साल की उम्र में हमने ट्रेनिंग का आगाज किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम घोड़े को आप जैसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि घोड़े को आप ये बताएंगे कि कोई राइडर जो है वो घोड़े के ऊपर बैठता है, उसको तो नहीं आइडिया, उसने ना किसी को देखा, ना कभी उसकी कमर पे कोई बैठा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पहले लॉन्च करवाते हैं, उसको घुमाते हैं, दिखाते हैं स्टेबल में क्या हो रहा है कि लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं। लंजिंग से आपकी मुराद वो जो चक्कर देना है वो है? एग्जैक्टली। जिसमें वो रोप पकड़ के
लंच किया जाता Exactly, है। exactly. So just for your information, of course, launch, we understand this terminology, but for you, we need to explain it. जी। तो ब्रेक करना ये होता है कि घोड़े को राइडर से मुतारिफ करवाना। ठीक है। पहले आप ऐसे करते हैं कि आप अपनी पहले घोड़े को आप तैयार करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं ताकि उसके थोड़े बहुत मसल्स डेवलप हो जाएं, सही है ना। तो उसके बाद आप बॉक्स के अंदर जो घोड़े के जो अस्तबल होता है उसके अंदर ही आप उसको पहले सैडल पहनाते हैं। पहले उसको सैडल पहनाते हैं, कुछ नहीं करते आप, सैडल पहनाते हैं, सैडल पहना के और रेंज उसके मुंह में डाल के आप उसको घुमाते हैं पहले, फिर छोड़ देते हैं। यानी उसको टैक इक्विपमेंट से मुतारिफ कराते हैं, उसको ब्राइडल्स पहनाई, Exactly. बिट से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया, थोड़ा सा आपने उसको हाल्टर पहनाई, थोड़ा आपने उसको सैडल डाला, नीचे से जो तंग जो हम बेल्ट लेदर है उसको थोड़ा टाइट किया, हल्का सा कभी लूज किया, सो दैट ही इज फेमिलियराइज्ड, थोड़े बूट पहना दिए। एग्जैक्टली। वो जो जिस इक्विपमेंट से उसने बाद में इंट्रोड्यूस होना है वो आपने 3 साल की उम्र में करना शुरू कर दिया। अब जब वो इस चीज़ से मुतारिफ हो गया तो राइडर जो है फिर अपना मतलब के बॉडी वेट उसके ऊपर रखता है बॉक्स के अंदर ही, ताकि घोड़ा मतलब परेशान ना हो ना। डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के घोड़े होते हैं। तो पहले फिर वो थोड़ा मुतारिफ हो गया, फिर वो बॉक्स के अंदर ही राइडर घोड़े पे बैठता है और फिर वो वापस उतर जाता है। फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने घोड़े को मतलब एक बंदा घोड़े को चक्कर लगाएगा और राइडर उस ऊपर बैठा होगा घोड़े के ना। तो इस तरह इस लिहाज से इस तरह घोड़े को राइडर से मुतारिफ कराते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हॉल के अंदर उसकी राइडिंग शुरू होती है। पहले लॉन्च कराते हैं घोड़े को राइडर के साथ, फिर राइडर मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको सिखाना शुरू करता है कि एड्स क्या होती हैं, उसकी नेक की पोजीशन, इस तरह शुरू अब हमने स्टेबल के बाद उसकी लंजिंग शुरू कर जी। और लंजिंग में तो इससे पहले तो घोड़ा फील्ड में था, अब हम उसको स्टेबल में लाए हैं। अब राइडर बैठेगा ऊपर तो घोड़ा अपना बैलेंस फाइंड आउट करेगा, तो आप उसको लंच कराना शुरू करते हैं। फिर लंच कराने में जितना घोड़ा सर्कल में मूव करता है उतने ज़्यादा उसके मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, बिकॉज ही इज़ टर्निंग एट द सेम टाइम ही इज़ टर्निंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो ये जो मूवमेंट है इससे घोड़े के मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं। फिर जैसा कि हमने घोड़े का जो लोड है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो उसकी है, वो हमने हाइंड क्वार्टर और टॉप लाइन मसल में कन्वर्ट करनी है, तो आप उसकी नेक की पोजीशन एडजस्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप टैक यूज़ करते हैं ताकि घोड़ा इस सारे अमल को हम ब्रेकिंग कह रहे हैं। और इसी प्रोसेस में आप राइडर को भी बिठा देते हैं वाइल लंजिंग। एग्जैक्टली। और बेसिक वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गेट की ट्रेनिंग आप उसको 3 साल की उम्र में दे दें। जी। अच्छा, ये फिर घोड़े पे डिपेंड करता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी है। कई घोड़े ऐसे होते हैं कि जिनको ब्रेक करके आप दोबारा फील्ड्स में भेज देते हैं। ओके। उनको आधे साल का ब्रेक देते हैं, 6 महीने का ब्रेक देते हैं, गैप देते हैं ताकि वो दोबारा कंफर्टेबल हो जाए, ताकि कंफर्टेबल हो जाए और उसकी हड्डियां फर्दर जो है वो ग्रो करें और मजबूत हो जाएं। ठीक हो गया। तो फिर जब घोड़े को दोबारा लेके आते हैं फिर उसका काम शुरू होता है। जो बैलेंस है घोड़े का वो फाइंड आउट तो करता है, मगर वो फाइंड आउट करने में, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ओके। तो इतनी जल्दी वो मतलब कुछ 2-3 महीने में उसका बैलेंस डेवलप नहीं होता। बट ही इज ऑन द प्रोसेस। तो फिर आपको जब वो 4 साल का होता है, 4 साल में आप जो है उससे पहला कंपटीशन लड़ते हैं। 4 साल में आप उसका पहला कंपटीशन आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यंग हॉर्सेस का कंपटीशन है। एग्जैक्टली। और यंग हॉर्सेस की जो क्लासेस हैं उसके अंदर फिर रूल्स भी डिफरेंट हैं, उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स की शक्ल भी डिफरेंट है, बिकॉज जितने ज़्यादा आप उसके अंदर पोल्स डालेंगे ताकि द ऑब्स्टिकल इज वेरी विजिबल टू हिम एंड यू नो वो ऑब्स्टिकल्स को की रिस्पेक्ट करना सीखे। सो 3 साल की उम्र में हमने उसको ब्रेक किया। एग्जैक्टली। और कुछ लोग, मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ लोग ब्रेक करने के बाद घोड़ियाँ जो होती है उनको एक दफ़ा ब्रीड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है। और वो एक बच्चा जब दे लेती हैं फिर वापस आती हैं वो दोबारा ट्रेनिंग के लिए। कुछ सिर्फ हैं जो कि फील्ड में छोड़ा 6 महीने के लिए, किस फॉर एग्जांपल एक ऑटम में उसको किया ब्रेक तो स्प्रिंग तक उसको आपने फील्ड में छोड़ दिया और व्हाटएवर। एग्जैक्टली। एंड देन यू स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन। अब जब ट्रेनिंग होगी, जैसा कि हमने जंपिंग की बात की या ड्रेसाज की बात की, इसकी ट्रेनिंग बाकियों की ट्रेनिंग से किस तरह मुख्तलिफ है, स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ नेक एंड टॉप लाइन एंड हाइंड क्वार्टर। व्हाट डू यू थिंक के क्या खुसूसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और वो कौन सी
इक्विपमेंट है जो कि उसके लिए यूज़ किया जा सकता है? देखिए, आपने घोड़े को ऐसे ट्रेन करना है कि घोड़ा सेहतमंद रहे, घोड़ा मजबूत हो, उसके मसल्स डेवलप हों और वो लॉन्ग लास्टिंग हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बीमार हो ही नहीं और उसको कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं हो, उसको बैक का प्रॉब्लम नहीं हो, उसके मसल्स का प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको हर घोड़े को उसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। इसमें कई इक्विपमेंट्स हैं घोड़े को पोजीशन मुतारिफ कराने के लिए। लंजिंग के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वो लंजिंग गर्थ होती है, फिर आप उसमें साइड रेंज इस्तेमाल कर लेते हैं, ड्रॉ रेंज इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और राइडर के बैठे बगैर ही आप उसके मसल्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। लेटर ऑन फिर आप ये सारा कटा उसको फाइन करते हैं आप। एथलीट की अगर हम दोबारा बात करें कि एक राइडिंग स्कूल से जो बच्चा बैलेंस बना के आगे ग्रो करना चाह रहा है, व्हाट ही शुड डू? ही हैज़ टू बाय अ हॉर्स ऑफ कोर्स। क्या उसको इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में आने के लिए उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल घोड़ा ख़रीदना, फिर उसको ट्रेन करना, उसके साथ वक्त गुजारना, वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, जैसा कि आपने कहा। इस पर आप कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए, एक शुरू में तो आपने एक राइडिंग स्कूल में घोड़े से उनके जो स्कूल के घोड़े होते हैं उन पर राइडिंग सीख ली, मगर आपने जब अगर फैसला किया कि आपको एक प्रॉपर राइडर बनना है और ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, इस चीज़ के लिए आपको अपना घोड़ा लेना पड़ेगा। तो जब आपने अपना घोड़ा ले लिया तो खाली ये काफ़ी नहीं है, आपको उस घोड़े को आपको खुद पता होना चाहिए कि उस घोड़े को रखना कैसे, उस घोड़े की फीड क्या है, उस घोड़े को आपने ट्रीट कैसे करना है, उसको आपने तैयार कैसे करना है, उसको आपने ट्रेन कैसे करना है। सो आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने इस स्पोर्ट के साथ एरिना में आना है तो वो जो पीछे इंजन रूम में या इंजन में जो कुछ हो रहा है उससे भी आपका पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू इट, एंड इफ़ यू हैव द कैपेसिटी कि आपने कोई ग्रूम रखा हुआ है तो एटलीस्ट आप उससे ऑप्टिमम लेवल पर काम लेना जानते हो। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आपने इस स्पोर्ट में आना है तो you cannot rely on anybody else because the people are not trained for that. So you have to train yourself. और उसके बाद फिर आप लोगों को कोई ग्रूम को बताएं कि उसको क्या क्या चीज़ें करनी है एक शो के लिए। पहले आपको अपने आप को खुद ट्रेन करना है। You have to be the groom, you have to be the rider, you have to be the trainer. तो ये चीज़ें ये आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जी व्यूअर्स, आपने अंडरस्टैंड किया अवैस हर भाई का व्यू पॉइंट कि एक एथलीट जो आगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ड्रेसाज और शो जंपिंग में आगे ग्रो करना चाह रहा है, उसको लर्न करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके सामने रहनी चाहिए। हॉर्स की अपकीप, उसकी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, फीड, एवरीथिंग एंड राइडिंग। सो राइडिंग इज आफ्टर दैट। ठीक है जी। सो वी आर ट्राइंग, इंशाल्लाह वंस वी आर बैक तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स हैं दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द हॉर्स, उनको हॉर्स डेडिकेट किया जाए और वो अपने हॉर्स के खुद लुक आफ्टर करें।